हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नैनश्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है नैनश्री। आज के इस वीडियो में मैं आपको लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स कवर कराने वाली हूँ, जिसमें हम देखने वाले हैं जनवरी टू जून तक का करंट अफेयर्स। ये हमारा जनवरी टू जून तक के करंट अफेयर्स का पार्ट 3 है। 2 पार्ट्स में आपको ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। सो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं, आप नैनश्री क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाकर वो दोनों पार्ट्स देख सकते हैं, या फिर मैं उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस मजेदार सी करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत। लेकिन हम इस क्लास की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोर्स के साथ, जो आपके अंदर जोश पैदा करेगी और आपको कुछ नया करने के लिए हमेशा प्रेरित करेगी। सो आपको अपने आप से वादा करना है। क्या वादा करना है, ध्यान से सुनिएगा। जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। सोचते हो जितना, कोशिश उससे कई गुना ज्यादा करो। जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। सोचते हो जितना, कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे, हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। सो आइए शुरुआत करते हैं हम फटाक से आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। मैंने आपको हमेशा बोला है, जब कभी भी कोई भी फर्स्ट होता है तो वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपके लिए आपका पहला पैर इंपॉर्टेंट होगा, वैसे ही हमारे करंट अफेयर्स में भी पहली चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो है वो ये है कि लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी जो हमारी है, ये विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा किसको दिया गया है। तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि जो लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का जो दर्जा दिया गया है, ये आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय को दिया गया है। किसको? विश्व भारती विश्वविद्यालय को दिया गया है। याद रखिएगा कि विश्व भारती विश्वविद्यालय को क्या दिया गया है, लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। अब विश्व भारती विश्वविद्यालय की यहाँ पर बात की गई है, तो यहाँ से जितने भी पॉइंट्स निकल कर आते हैं वो भी आप सभी को पता होना चाहिए कि विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है, इसके संस्थापक कौन है, इसको किस और नाम से जाना जाता है, कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। सो आइए जानते हैं। अगर मैं बात करूं विश्व भारती विश्वविद्यालय की, तो विश्व भारती विश्वविद्यालय को एक और अन्य नाम से आप जानते हैं, कौन सा? शांति निकेतन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, शांति निकेतन। शांति निकेतन के नाम से आप जानते हैं किसको? विश्व भारती विश्वविद्यालय को। याद रखेंगे आप लोग। शांति निकेतन या फिर विश्व भारती विश्वविद्यालय की बात की जाए तो इनकी स्थापना कब हुई थी? सो ये भी आपको याद होना चाहिए कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये 1921 में की गई थी। कहां पर की गई थी? सो आप लोगों को ये भी याद रखना है, इनकी जो स्थापना है ये कोलकाता में की गई थी। कहां पर की गई थी? कोलकाता में की गई थी। अगर मैं संस्थापक की बात करूं तो आपको संस्थापक बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इनके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो संस्थापक आपको याद रखना है, संस्थापक थे आपके RNT। ये कौन है मैम? ये तो मैंने कभी नहीं सुना। किसी का निकनेम है क्या? नहीं, ये गांव के बबलू का निकनेम नहीं है। ये है आपके रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जो है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो स्थापना की गई थी, किसकी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की। सो आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए आपकी लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा किसको दिया गया है? लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा विश्व भारती विश्वविद्यालय को दिया गया है। याद रखेंगे आप लोग। फिर मैंने यहाँ पर आपसे बोला कि आपके जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है, इनको किस और नाम से जानते हैं? तो आपने कहा शांति निकेतन के नाम से जानते हैं। इनकी स्थापना 1921 में की गई थी। कहां पर? कोलकाता में इनकी स्थापना की गई थी। और फिर उसके बाद आपने देखा कि संस्थापक कौन थे, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि फाउंडर कौन थे। तो ये आपके RNT यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय को दिया गया है। विश्व भारती विश्वविद्यालय। देखिए, आज पेन थोड़ा सा लाइट चल रहा होगा, आज आप लोगों को मैनेज करना होगा, बिकॉज मैं कल इंक लाना बिल्कुल से भूल चुकी हूँ। सो आप लोगों को बस आज भर मैनेज करना है, कल से आपको इतना लाइट नहीं दिखेगा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है वो देखिएगा यहाँ पर कि भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा किसने प्रारंभ किया है? प्रोजेक्ट एलोरा की बात की जाए कि जो प्रोजेक्ट एलोरा है ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? सो आइए देखते हैं प्रोजेक्ट एलोरा के बारे में। 1 मिनट आप लोग दीजिएगा पहले। ये जो प्रोजेक्ट एलोरा है, प्रोजेक्ट एलोरा बेसिकली लॉन्च किया गया है किसके लिए? स्थानीय जो भाषाएं, इन स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए। याद रखेंगे, डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए। ये आप लोगों को याद होना ही चाहिए कि बेसिकली आपका प्रोजेक्ट एलोरा है ये किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? स्थानीय भाषाओं से संबंधित है। स्थानीय भाषाओं को आपका बेसिकली डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को शुरू किया गया है।
अब हम प्रोजेक्ट एलोरा की बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट एलोरा बेसिकली किसके द्वारा शुरू किया गया? ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट आपकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि अमेरिका की है, भारत की नहीं, इस चीज को भी आपको याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बनाती है, प्रेजेंट टाइम में हार्डवेयर पार्ट्स भी बनाने का काम करती है, ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो एक व्यक्ति जिनका नाम सभी को पता होता है, दूसरा जिनको सभी लोग भूल जाते हैं, लेकिन आप लोगों को दोनों को याद रखना है। तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक में आते हैं बिल गेट्स आते हैं और एलन पॉल आते हैं, दोनों को ही आप लोगों को याद रखना है। याद रखिएगा आप लोग, ये बेसिकली प्रोजेक्ट एलोरा जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है। सो आइए देखते हैं प्रोजेक्ट एलोरा को। ठीक है, प्रोजेक्ट एलोरा, ये जो प्रोजेक्ट एलोरा है, प्रोजेक्ट एलोरा शुरू किया गया है किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया गया है। अब यहाँ पर मैंने आपसे ये बोला है बेसिकली कि जो माइक्रोसॉफ्ट है ये आपकी एक अमेरिका की सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि बेसिकली सॉफ्टवेयर के साथ साथ अभी प्रेजेंट टाइम में हार्डवेयर पार्ट्स बनाने का काम करने लगी है। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट को आप बेसिकली इसलिए इतना ज्यादा जानते हैं, क्यों जानते हैं? क्योंकि आप सभी लोगों ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया होगा। अगर आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोगों ने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, आप सभी लोग हर दिन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं। ये जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज भी आपका इसी तरीके का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये माइक्रोसॉफ्ट का ही था, जिस वजह से आपके जो माइक्रोसॉफ्ट है ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये इसीलिए जाने जाते हैं, सब लोग इनको इसीलिए जानते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से जानते हैं। अगर मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड की, तो ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है और जो कि आपकी किसी अमेरिका की है, भारत की नहीं। इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक, मैंने आपसे ये कहा कि ये आपकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपके हार्डवेयर पार्ट्स भी बनाने का काम करती है। ये सॉफ्टवेयर लिखा है, ये हार्डवेयर लिखा हुआ है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपसे बेसिकली ये बोला है कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट है, ये माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब की गई थी? तो माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना है यानी कि जो आपके इनकी जो फाउंडेशन है कब की गई थी? तो फाउंडेड आपकी कब हुई थी इनकी? अगर मैं फाउंडेड की बात करूं तो ये 1975 में इनकी स्थापना की गई थी। और इनकी स्थापना जो 1975 में की गई थी, इसके बाद जो इनके हेडक्वार्टर्स थे कहां पर थे? तो हेडक्वार्टर्स भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि इनके जो हेडक्वार्टर्स है ये वॉशिंगटन डीसी में है। कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में इनके हेडक्वार्टर्स है। वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में इनके हेडक्वार्टर्स हैं। ये सभी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजें इतनी मेहनत से पढ़ाई जा रही है ना। और आप लोगों से मैं एक ही चीज बार बार बोलती हूँ, इतनी मेहनत जो आप सभी के लिए की जा रही है, एटलीस्ट जितने लोग देखते हैं इस वीडियो को, उतने लोग तो इस वीडियो को लाइक कर ही सकते हैं। इतनी मेहनत को देखते हुए आप लोगों को कर भी देना चाहिए, है ना। तो मैंने ये बोला है बेसिकली कि आपके जो माइक्रोसॉफ्ट है इनकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स इनके वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में इनके हेडक्वार्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बेसिकली बताया है कि आपने कई सारे जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं इनका नाम सुना होगा। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम? जैसे मैंने आपसे कहा विंडोज। देखिए ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपसे बात कर रही हूँ इन सबकी, वरना यहाँ पर कोई चर्चा का विषय ही नहीं बनता है। विंडोज की अगर मैं बात करूं, उसके बाद आपने iOS ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना होगा, आपने एंड्रॉइड का भी नाम सुना होगा। किसका? एंड्रॉइड का भी आपने नाम सुना होगा। आप लोगों ने मैक ओएस का भी नाम सुना होगा। किसका? मैक ओएस का भी नाम सुना होगा। आप लोगों ने बेसिकली किसका नाम? आप लोगों ने लाइनक्स का भी नाम सुना होगा। किसका? लाइनक्स का भी नाम सुना होगा। यूनिक्स का भी नाम सुना होगा। ये सब हमारे क्या है? ये बेसिकली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद आप लोगों ने सिम्बियन का नाम सुना होगा। किसका? सिम्बियन का। सिम्बियन भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू आपने सुना होगा क्या? उबंटू भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आप सभी ने सुने। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। पता होना चाहिए कि आपका विंडोज जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स हुआ, यूनिक्स हुआ, सिम्बियन हुआ, उबंटू हुआ। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आप लोगों ने आपका MS DOS का भी नाम सुना होगा। MS DOS भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको यूज करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है वो होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को एक साधारण पर्सन भी यूज कर सकता है जिसने कोई मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कोई कोर्स भी नहीं किया हुआ है तो वो भी इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकता है। आप सभी लोग देखते होंगे, कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कि जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता वो भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। तो हर एक कंप्यूटर में एक ना एक ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करता ही है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म की तरह है
जो आपके जो एप्लीकेशंस होते हैं, चाहे वो कोई सा भी एप्लीकेशन हो, लाइक आपने अगर टाइप कोई भी नोटपैड है अगर आपका, या फिर आपको कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी, हर तरीके के आपके जो एप्लीकेशंस होते हैं, इन एप्लीकेशंस को घर देने का काम, प्लेटफॉर्म देने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, कौन कौन से हैं वो आपने जान ली। विंडोज बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जो कि आपके माइक्रोसॉफ्ट का था। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को याद रखने हैं, लेकिन विंडोज जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये माइक्रोसॉफ्ट का है। इसी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही माइक्रोसॉफ्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर रही, ठीक है, जिसको सभी लोग जानते हैं। ओके, फिर मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी आपकी जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट ही है। लास्ट बट नॉट लीस्ट आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि आपके वर्तमान में जो माइक्रोसॉफ्ट है, इनके सीईओ कौन है? तो इनके सीईओ आपके सत्या नडेला जी हैं। कौन है? सत्या नडेला। इनको भी आप लोगों को याद रखना है। सत्या नडेला जी वर्तमान में इनके सीईओ हैं। मैंने संस्थापक आपको नहीं बताए है ना। संस्थापक में मैंने आपसे बेसिकली बात कहा है किसका? बिल गेट्स को आपको याद रखना है, और किसको याद रखना है? पॉल एलन को याद रखना है। किसको? पॉल एलन को आप लोगों को याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है एग्जाम में कई बार कि आपके माइक्रोसॉफ्ट जो है इनके संस्थापक कौन है। तो इनके संस्थापक आप लोगों को जरूर से पता होना चाहिए, ठीक। मूव करें भी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, जो इतनी मेहनत आप सभी के लिए की जा रही है, पता है बिना फैन के एक वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं फैन यूज करूंगी ना, तो ये जो आपको इतनी साफ वॉइस अभी मेरी सुनाई दे रही है ना, वो भी सुनाई नहीं देगी। इतनी गर्मी में बिना फैन के कोई 2 मिनट भी नहीं रह सकता, लेकिन इस पूरे वीडियो को बनाने के दौरान मुझे बिना फैन के रहना पड़ता है। ये सब बहुत छोटी सी बात है, इतना बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन बस मैं आपको बता रही हूँ कि इतनी जो मेहनत आप सभी के लिए की जा रही है, इस मेहनत को देखते हुए एटलीस्ट जितने लोग आप लोग देखते हो उतने लोगों को तो वीडियो लाइक कर ही देना चाहिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। मूव कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बेसिकली आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में है। आइए देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण में कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आर्थिक सर्वेक्षण से एक ना एक क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। यहाँ पर पढ़िए क्वेश्चन क्या है आपसे। क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 के अनुसार वर्ष 2023-2024 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? आप सभी को पता है जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ये वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है आपका। आप सोच सकते हैं कि पहले से अनुमानित करके रख लिया जाता है। यहाँ पर हमें ये नहीं पता होता है कि कल क्या होना है, लेकिन वहां पर हमारे देश का सारा जब बजट तैयार होता है तो वहां पर सारी चीजें आपकी पहले से तय की जाती हैं कि आपका जो चीजें हैं वो कितनी किस चीज के लिए अलॉट करके रखना है, कितना आपका किस चीज में खर्चा होगा, है ना। यहीं पर आप लोगों को ये बताना है कि भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है इस वर्ष के लिए 2023-2024 की बेसिकली इसमें बात कही गई है। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में। आइए जानते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण कौन से वर्ष का है? ये 2022-2023। अब इसमें देखिए छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको आप सभी को बहुत अच्छे से याद रखना है। तो आपसे ये पूछा गया 2023-2024 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर कितनी रहेगी। अगर मैं बात करूं 2023-2024 के लिए आर्थिक विकास दर, तो 6.5% आप सभी को याद रखना है। कितनी? 6.5% आपकी बेसिकली आर्थिक विकास दर अनुमानित की गई है। एक चीज आपसे फिजिकल डेफिसिट के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिजिकल डेफिसिट आपका कितना रहेगा वर्ष 2022-2023 के अनुसार? तो याद रखिएगा कि वर्ष 2022-2023 के लिए जो फिजिकल डेफिसिट है आपका, यानी कि राजकोषीय घाटा जिसे हिंदी में कहते हैं, तो वर्ष 2022-2023 के लिए एफडी यानी कि फिजिकल डेफिसिट याद रखिएगा, जिसे आप हिंदी में कहते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, ये जो राजकोषीय घाटा है ये कितना रहने वाला है? तो ये आपका 6.4% रहा है। कितना? 6.4% रहा है। ये भी आप लोगों को जरूर से याद रखना है कि राजकोषीय घाटा कितना रहा है वर्ष 2022-2023 के लिए। ठीक, ये 2 पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं बेसिकली किसकी, मैं अगर बात करूं कि भारत जो है किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है ये प्राप्त कर लेगा, ये आप लोगों को जरूर से बताना है। याद रखिएगा कि भारत जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वर्ष 2070 तक,
मुझे तो कल का पता नहीं है, यहाँ तो 2070 की बात की जा रही है। अगर आप लोगों में से कोई 2070 तक जीवित रहे तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ मैं जीवित रहूंगा 2070 तक। तो 2070 तक भारत जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है प्राप्त कर लेगा, ऐसा आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। सो आप लोगों को याद रखना है 2070 तक। मैंने आपको ये बताया आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 में सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है किसके द्वारा जारी किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे वित्त मंत्रालय के द्वारा आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये आपका रिलीज किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय। याद रखेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में? तो केंद्रीय वित्त मंत्री वर्तमान में है निर्मला सीतारमण, याद रखिएगा आप लोग। फिर मैंने उसके बाद बात कही आपसे बेसिकली कि आपके वर्ष 2022-2023 के अनुसार वर्ष 2023-2024 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? 6.5% अनुमानित की गई है। उसके बाद मैंने आपसे फिजिकल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटे की बात कही है जो कि 6.4% आपका बताया गया है। और शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत किस वर्ष तक प्राप्त कर लेगा? 2070 तक प्राप्त कर लेगा। अब यहाँ पर आंसर जरा लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखना भूल गई। पहला यहाँ पर प्रोजेक्ट एलोरा की बात की गई थी, तो माइक्रोसॉफ्ट आपको यहाँ पर लिख लेना है, माइक्रोसॉफ्ट। आज मैंने पहले से आंसर नहीं लिखे हैं ताकि जो लोग पहला ही जो मतलब शुरुआत का 2-4 मिनट का वीडियो होता है वो देख के भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत काम होता है, फोन चलाना होता है, टेक्स्ट करना होता है, बाबू सोना मोना ने खाना खाया कि नहीं खाया, ये काम करना होता है ना। तो उतना जो है टाइम नहीं देते हैं, फिर उनको लगता है 2-4 मिनट बहुत है, बस आंसर नोट करो चलते बनो। तो उनके लिए मैंने आज थोड़ा सा उनके दिल पे आज मैंने उनको दगा दे दिया है ना, दगा कहते हैं ना, दगा दे दिया आज मैंने उनको, क्योंकि मैंने आंसर्स नहीं लिखे हैं आज मैंने सिर्फ क्वेश्चंस लिखे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आपका आर्थिक विकास दर, तो ये आपका 6.5% था। कितना था? 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट टू साइट विजन के उद्देश्य अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपको पता है मुझे भी चश्मा लगा हुआ है, लेकिन मैं वीडियो के दौरान नहीं लगा पाती हूँ बिकॉज प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी गर्मी की वजह से प्रॉब्लम होती है, तो मैं नहीं लगाती हूँ उसको। इसको जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे अंधता पढ़ना भी नहीं आ रहा था, मुझे दिख ही नहीं रहा था बिकॉज आप थोड़ा सा लाइट भी लिखा हुआ है, तो मैं अंधता पढ़ रही हूँ और मैं खुद ही अंधी बन रही हूँ। तो यहाँ पर अंधता नियंत्रण पॉलिसी के बारे में पूछा गया है। अगर मैं अंधता नियंत्रण पॉलिसी की बात करूं तो इससे बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर आते हैं जो कि आप सभी को बहुत अच्छे से याद रखना है। सो आइए देखते हैं अंधता नियंत्रण पॉलिसी के बारे में। अंधता, पता है अगर आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देख लेंगे ना, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपको एक एक पॉइंट याद हो जाएगा। मुझे भी इतनी सारी चीजें याद नहीं होती हैं, मैं कोई वो रोबोट नहीं हूँ कि मुझे याद होता है, बिल्कुल भी नहीं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ मानती हूँ, लेकिन रोबोट नहीं हूँ कि मैं सारी चीजें इनको एकदम फटाफट से याद करूँ, नहीं। लेकिन बार बार पढ़ते हैं तो सारी चीजें याद हो जाती है ना। अंधता नियंत्रण पॉलिसी, ठीक है। अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है बिकॉज ये फर्स्ट है। पहला प्यार और पहला आपका करंट अफेयर्स वाला यार वाला क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है कि अंधता नियंत्रण जो पॉलिसी है इसको लागू करने वाला भारत का पहला जो राज्य बना है वो राजस्थान बना है। कौन बना है? राजस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं, बिकॉज देखिए जनवरी टू जून में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उनको यहाँ पर छाट कर लाना बहुत टफ होता है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला जो पहला आपका राज्य बना है ये आपका राजस्थान बना है। कौन बना है? राजस्थान बना है। अब यहाँ से एक चीज और निकल के आती है, ये जो राजस्थान है ना, ये राजस्थान जो है ना एक और चीज में आ गया है। कौन सी चीज में आ गया है? एक और चीज का मतलब यहाँ पर यह है कि इसने पहली बार ऐसा किया है। क्या किया है? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपका, बेसिकली आपका जो है ये राजस्थान के द्वारा पहली बार इसको लागू किया गया। किसको? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। एडवोकेट प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन एक्ट पारित करने वाला, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित करने वाला पहला राज्य जो बना है वो राजस्थान बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित करने वाला जो पहला राज्य बना है वो राजस्थान बना है। अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। सो दो चीजें आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से याद रखना है राजस्थान के बारे में कि अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान होगा। नेक्स्ट, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को पारित करने वाला पहला राज्य कौन है, वो भी हमारा राजस्थान बना है। अगर मैं बात करूं हेल्थ बिल की तो याद रखिएगा ये इसको भी पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, एक हेल्थ बिल भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बात की जा रही है कि ये कहाँ पर आयोजित की गई है। तो याद रखिएगा कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है ये नागपुर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, नागपुर में हुआ है, याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर नागपुर नोट कर लीजिएगा, नागपुर। नागपुर कहाँ पर है, तो नागपुर आप सभी को पता होना चाहिए, नागपुर महाराष्ट्र में है। ठीक, कहाँ पर आयोजित हुई है, तो ये आप लोगों का आंसर बनता है नागपुर महाराष्ट्र। एमएच यहाँ पर याद रखिएगा, एमएच आपका महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे ये बोला है कि आपका भारतीय विज्ञान जो कांग्रेस है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस रही है, इसकी जो थीम थी वो आप लोगों को जरूर से याद रखना है। इसकी जो थीम थी वो महिला सशक्तिकरण थी। क्या थी, वुमेन एम्पावरमेंट इसकी थीम रही है इस बार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाता है कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या रही। भला आपसे ये ना पूछा जाए कि आयोजन कहाँ पर हुआ है, बट ये आपसे जरूर से पूछा जाता है कि थीम क्या रही है। सो आप सभी को याद होना चाहिए कि इसकी जो थीम रही है ये महिला सशक्तिकरण रही है। क्या रही है, महिला सशक्तिकरण, याद रखेंगे आप लोग, महिला सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। अभी इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई, अगर इतनी चीजें समझ में आई ना तो तुरंत एक लाइक कर दिया करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपसे कि भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र की बात की जा रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जहां आपका ऑनलाइन गेमिंग जो उत्कृष्टता केंद्र है ये स्थापित किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। ये फर्स्ट है, याद रखिएगा। ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र की अगर बात की जाए तो ये आपका शिलोंग में आपका स्थापित किया जाएगा। कहां पर, शिलोंग में। आइए देखते हैं सारे पॉइंट इससे रिलेटेड। ऑनलाइन गेमिंग, 1 मिनट आप लोग दीजिएगा। ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र, ये जो ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र है इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र की जो स्थापना है ये शिलोंग में की जाएगी। कहां पर, शिलोंग में की जाएगी। याद रखेंगे आप लोग कि नहीं, शिलोंग में की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं शिलोंग की तो ये शिलोंग किसकी कैपिटल है, याद रखिएगा शिलोंग आपके मेघालय की कैपिटल है। कहाँ की, मेघालय की कैपिटल है आपका शिलोंग, याद रखिएगा मेघालय की कैपिटल है आपका शिलोंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिलोंग में ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब भाई कचरा वाला आ गया है, थोड़ा सा आप लोग रेस्ट करिए क्योंकि इसकी आवाज इतनी तेज होती है ना कि कई बार मेरे भी कानों में चुभ जाती है। याद रखेंगे शिलोंग। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहां पर की जाएगी, केंद्र सरकार के द्वारा शिलोंग में की जाएगी। शिलोंग कहाँ की कैपिटल है, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। अगर मैं बात करूं शिलोंग की तो शिलोंग में बेसिकली आपका एक फेस्टिवल आयोजित होता है। कौन सा फेस्टिवल आयोजित होता है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल यहाँ पर आयोजित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम के अंदर फेस्टिवल्स आपके जो है पूछे जाते हैं, उसमें ये पूछा जाता है कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित होता है। आंसर क्या होगा आपका, शिलोंग होगा। एक और आप लोगों को याद रखना है फैक्ट, वो ये है कि 100वीं जो स्मार्ट सिटी बनी है वो शिलोंग बनी है। तो 100वीं जो स्मार्ट सिटी आपका है कौन सी है, 100वीं स्मार्ट सिटी। 100वीं स्मार्ट सिटी का दर्जा शिलोंग को ही दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एंड चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आपका कहाँ पर मनाया जाता है, तो चेरी ब्लॉसम जो आपका फेस्टिवल है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल चेरी ब्लॉसम जो फेस्टिवल है इसका आयोजन भी बेसिकली आपके कहाँ पर, शिलोंग में ही किया जाता है, याद रखिएगा। सो यहाँ पर हमने बात की है बेसिकली किसकी, हमने बात की ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र की। ऑनलाइन गेमिंग जो उत्कृष्टता केंद्र है इसकी स्थापना शिलोंग में की जाएगी। शिलोंग मेघालय की कैपिटल है। 100वीं स्मार्ट सिटी का दर्जा ऐसे ही दिया गया है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल यहाँ पर आयोजित किया जाता है, याद रखेंगे आप लोग 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसमें इंक फिल कर लूं, अदरवाइज आप लोगों को पता चले ब्लैक अभी तक दिख रहा है, विजिबल है, इनविजिबल हो जाए ब्लैक भी तो आप लोग कहोगे वाह मैम, भयंकर गर्मी है सच्ची।
लेकिन आप लोगों को पढ़ाने के लिए ना कभी ना तो गर्मी दिखती है मुझे, ना तो कुछ भी दिखती, कुछ भी नहीं दिखती। गर्मी का तो कुछ पूछे मत, कोई ठिकाना ही नहीं है, इतनी गर्मी हो रखी है। लेकिन सच बता रही हूँ, आप लोगों को पढ़ाने के लिए मुझे कभी महसूस नहीं होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों को पढ़ा पा रही हूँ। मुझे बहुत अंदर से खुशी मिलती है आप लोगों को पढ़ाकर। शायद ये चीज़ शायद ही बहुत ही कम लोग समझ सकते हैं कि ऐसा भी क्या होता है पढ़ाकर। ऐसा होता है वो ही समझ सकता है जो सिर्फ पढ़ाता है। उसको अंदर से जो खुशी मिलती है ना, वो सिर्फ वही महसूस कर सकता है ना। वो खुशी मुझे महसूस होती है आप सभी लोगों को पढ़ाकर। सीरियसली जो खुशी मुझे महसूस होती है ना, वो किसी और काम को करके मुझे नहीं मिलती है। एक तो मुझे पढ़ के मिलती है नो डाउट, लेकिन पढ़ाकर भी मुझे उतनी ही खुशी मिलती है। क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया है? इसका आंसर हम लोगों ने नोट नहीं किया है, अभी इसको नोट कर लीजिए। शिलोंग आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, शिलोंग। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया है? वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड की बात की जा रही है। तो वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड बेसिकली जारी किया गया किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक, यानी कि जिसे आप हिंदी में कहते हैं विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा ये बॉन्ड जारी किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइनो के संरक्षण के लिए, जो ब्लैक राइनो है, इनके संरक्षण के लिए ये जो बॉन्ड है ये जारी किया गया है, याद रखिएगा। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूं आपके वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड को जारी करने वाले वर्ल्ड बैंक की, तो इनके बारे में कुछ चीजें निकल कर आती हैं, जैसे कि आपके जो वर्ल्ड बैंक हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, इनके वर्तमान में जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो कौन है। सो आइए जानते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। अब मैं विश्व बैंक के बारे में चर्चा करती हूँ थोड़ा सा। विश्व बैंक, विश्व बैंक, विश्व बैंक की अगर बात की जाती है तो विश्व बैंक बेसिकली आपका जो है इसमें इनकी स्थापना की अगर मैं बात करूं कि स्थापना कब की गई थी, तो स्थापना आप सभी को याद रखना है। इनकी जो स्थापना है ये 1944 में की गई थी। कब? 1944 में की गई थी, याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इनकी स्थापना कब की गई थी? 1944 में की गई थी। इसके बाद मैंने आपसे बात की है कि जो वर्ल्ड बैंक है इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। तो वर्ल्ड बैंक के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये आपके वॉशिंगटन डीसी में, कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में इनकी हेडक्वार्टर्स है, याद रखिएगा। यूनाइटेड स्टेट्स में इनकी हेडक्वार्टर्स है। अगर मैं इनके प्रेसिडेंट की बात करूं, किसकी? प्रेसिडेंट की, तो इनके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो आप लोगों को याद रखना है, अजय बंगा है। कौन है? अजय बंगा वर्तमान में इनकी प्रेसिडेंट है। सो ये आप लोगों को जरूर से याद रखना है वर्ल्ड बैंक के बारे में कि ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए जो आपका वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड है ये किसने जारी किया है? वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। और वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है कि 1944 में की गई। हेडक्वार्टर्स इनके वॉशिंगटन डीसी में है। प्रेसिडेंट इनके अजय बंगा जी हैं, याद रखेंगे आप लोग। मूव कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपसे, यूरोपियन संघ की जो मुद्रा है यूरो, इसको अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा है? यूरोपियन संघ की अगर मैं बात करूं तो यूरोपियन जो संघ है इसमें वर्तमान में आपके टोटल 27 कंट्री इनकी सदस्य हैं। यूरोपियन संघ के द्वारा बनाया गया हर एक नियम आपकी जो इनकी जो सदस्य कंट्री है 27, इन सभी पर लागू होता है। चाहे वो कोई सा भी नियम हो, सभी की सभी 27 कंट्री को इनकी जो नियम है वो मानने ही पड़ेंगे। यूरोपियन संघ में 27 आपके जो है सदस्य देश हैं जो कि आपकी यूरोप की कंट्री हैं। लेकिन इसमें आपका बेसिकली जो यूरो मुद्रा है 27 में से केवल 20 देशों ने ही अपनाई है। 19 देश जो पहले अपना चुके थे, 20वां देश अभी वर्तमान में आपका कौन बना है? क्रोएशिया बना है। आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक, अब यहाँ पर मैं यूरोपियन संघ की बात कर रही हूँ। यूरोपियन संघ, ये जो आपका संघ है, इस यूरोपियन संघ में वर्तमान में 27 सदस्य देश हैं। कितने हैं? वर्तमान में 27 सदस्य देश हैं जो कि आपके यूरोप के ही, यूरोप के वर्तमान में 27 सदस्य देश इसके क्या है? सदस्य हैं। ठीक, मैंने यहाँ पर आपसे बेसिकली बात की है कि इनकी जो यूरोपियन संघ की जो मुद्रा है यूरो, इस यूरो को मुद्रा को अपनाने वाले इनके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 20 है। बाकी के साथ में नहीं अपनाई है। 19 अभी तक थे, लेकिन जो 20वां बना है अभी वो आपका कौन सा बना है? तो 20वां जो आपका बना है वो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्रोएशिया बना है। कौन बना है? क्रोएशिया बना है आपका 20वां देश जिसने यूरो मुद्रा को अपनाया है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, यूरोपियन संघ यूरोप के 27 देशों का एक सदस्य, आपका सदस्य देशों का एक संघ होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया यूरो मुद्रा को आपका जो है 20 देशों ने अपनाया था इन 27 में से।
19 देश जो पहले अपना चुके थे, 20वां क्रोएशिया बना है। बस इतना ही आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा क्रोएशिया, आप लोगों को यहाँ पर नोट करना है क्रोएशिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अभी मूव कर सकते हैं। यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हुई। क्वेश्चन है आपसे, भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला शर्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन वन आयोजित किया गया है? साइक्लोन वन की बात की जा रही है। आइए देखते हैं साइक्लोन वन को। ये जो आपका साइक्लोन वन है, कौन सा है? साइक्लोन वन। साइक्लोन वन भारतीय सेना द्वारा बेसिकली मिस्र के साथ किया गया है। किसके साथ? मिस्र के साथ। साइक्लोन वन किसके साथ किया गया है? याद रखिएगा, मिस्र के साथ किया गया है, जिसे आप इजिप्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इजिप्ट। इसको आप नील नदी का वरदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नील नदी का वरदान। ये आपका बेसिकली किस कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करता है? मिस्र। आपको पता होना चाहिए, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपका एग्जिस्ट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिस्र आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करता है। याद रखेंगे, साइक्लोन वन जो आपका अभ्यास हुआ है, ये भारतीय सेना का किसके साथ हुआ है? भारतीय सेना का हुआ है, मिस्र की सेना के साथ हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। यहां पर मैं नोट कर देती हूँ मिस्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा ग्रीन बॉन्ड किस नगर निकाय द्वारा लॉन्च किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा ग्रीन बॉन्ड की बात की जा रही है। तो पहला ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया? पहले तो ये पता होना चाहिए, तब तो हम दूसरा बता पाएंगे। अगर ग्रीन बॉन्ड यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो ग्रीन बॉन्ड में आपको ये पता होना चाहिए कि पहला ग्रीन बॉन्ड किस नगर निकाय द्वारा जारी किया गया था। तो पहला जो ग्रीन बॉन्ड था, ये इंदौर के द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा? इंदौर के द्वारा। एंड दूसरा जो ग्रीन बॉन्ड इन्होंने पूछा है, ये गाजियाबाद के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? गाजियाबाद के द्वारा। याद रखेंगे आप लोग, गाजियाबाद आपका करेक्ट आंसर होगा। सो यहाँ पर आप लोगों को गाजियाबाद लिख लेना है। क्या? गाजियाबाद जो है जिला गाजियाबाद। सुना है कि नहीं? आप लोगों ने सुना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, 3 ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? 3 ग्रेमी पुरस्कार की बात की जा रही है कि 3 ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाले भारतीय आपके जो संगीतकार है वो कौन है? सो हम यहाँ पर बात करते हैं ग्रेमी पुरस्कार की। किसकी? ग्रेमी पुरस्कार की। अगर आप ग्रेमी पुरस्कार यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने ग्रेमी पुरस्कार आपका जीता था। तो प्रथम भारतीय जिनको ग्रेमी पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया था, वो आपके कौन थे? याद रखिएगा, पंडित रविशंकर। प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय थे आपके पंडित रविशंकर जी। पंडित रविशंकर, याद रखेंगे आप लोग। लेकिन यहाँ पर 3 बार पूछा गया है कि 3 बार ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। तो यहाँ पर आपको रिक्की केज याद रखना है। क्या? रिक्की केज, इनका नाम है रिक्की केज। याद रखेंगे आप लोग, रिक्की केज। ठीक, सो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 3 बार ग्रेमी अवार्ड किसने जीता है। तो ये 3 बार ग्रेमी अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय रिक्की केज बने हैं। कौन बने हैं? रिक्की केज बने हैं। याद रखेंगे, रिक्की केज। मूव कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई हैं, सो प्लीज वीडियो को एक लाइक आप सभी की तरफ से बनता ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल की बात की जा रही है कि ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। आइए देखते हैं कि एशिया का पहला फ्लोटिंग जो फेस्टिवल है, ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा कि जो एशिया है, एशिया का जो पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है, मंदसौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। कहां पर? मंदसौर मध्य प्रदेश। मंदसौर मध्य प्रदेश, याद रखेंगे आप लोग। मंदसौर मध्य प्रदेश में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किस देश को किया गया है? अगर मैं बात करूं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा पहली बार जो एविएशन गैस है, इसका निर्यात किसको किया गया है? तो याद रखिएगा, पापुआ न्यू गिनी को किया गया है। किसको? पापुआ न्यू गिनी को किया गया है। अब यहाँ पर आप पहले मैप देखिए। अब मैप में देखकर ये बताइए आप लोग मुझे कि आपको पापुआ न्यू गिनी दिख रहा है। आप ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर देखिए, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर आपको दिख रहा होगा। अब आप लोग ये देख के बताइए कि ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में कौन सा स्ट्रेट आपको दिख रहा है, जलसंधि दिख रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है।
टॉरस स्ट्रेट आपको दिख रहा होगा, कौन सी, टॉरस आपको दिख रहा होगा, टॉरस जल संधि स्ट्रेट आपको दिख रही होगी, जो कि ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में आपको दिख रही होगी। याद रखेंगे आप लोग इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है आपसे प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023। 2023 में जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन आपका मनाया गया, ये 17वां आपका प्रवासी भारतीय सम्मेलन था। कौन सा था, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन। ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि कौन से नंबर का था, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन, भारतीय सम्मेलन। जो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, ये आपका कहां पर आयोजित किया गया है, तो याद रखिएगा इंदौर में। कहां पर, इंदौर में। इंदौर आप लोगों को पता होगा ये मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए आपको एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो है कि आपका जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस रहा, इसमें मुख्य अतिथि कौन थे। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए जो आपके चीफ गेस्ट थे, यानी कि मुख्य अतिथि जिन्हें आप कहते हैं मुख्य अतिथि। अतिथि कौन थे, मुख्य जो अतिथि थे वो बेसिकली कौन थे, याद रखिएगा। यहाँ पर आपके मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरफान। ये कहाँ के आपके राष्ट्रपति हैं बताइए, तो ये बेसिकली आपके राष्ट्रपति हैं कहाँ के, ये आपके राष्ट्रपति हैं कहाँ के, राष्ट्रपति हैं कहाँ के हैं, ये गुआना के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। गुआना के जो राष्ट्रपति हैं कौन थे, मोहम्मद इरफान। ये बेसिकली मुख्य अतिथि रहे 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में, जो कि इंदौर में आयोजित किया गया था। याद रखेंगे आप लोग। मूव कर सकते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में एससीओ के शिखर सम्मेलन की मेजबान देश कौन है। तो याद रखिएगा कि आपके जो एससीओ है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्या, शंघाई सहयोग संगठन, जिसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करूं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो आपका शंघाई सहयोग संगठन है, शंघाई सहयोग संगठन के बारे में आपको याद रखना है कि इनकी जो स्थापना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी जो स्थापना है ये कब हुई थी, तो इनकी स्थापना 1996 में की गई थी। कब की गई थी, 1996 में की गई थी। ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। एससीओ की स्थापना कब की गई थी, 1996 में की गई थी। एससीओ का नया सदस्य देश कौन बना है, तो नया सदस्य जो देश बना है वो आपका कौन बना है, ईरान बना है। कौन बना है, ईरान बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईरान बना है। लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि एससीओ में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं। तो वर्तमान में एससीओ में सदस्य देशों की जो संख्या है वो 9 है। कितनी है, 9। और ईरान जो है वो 9वां बना था। 8 आपके पहले से थे। 8 आपके कौन कौन से हैं, तो इनमें तो आपको 5 स्थान पता होना चाहिए। 5 स्थान का मतलब ये है पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान। ये 5 स्थान आपको याद रखना है। उसके अलावा आप लोगों को क्या याद रखना है, उसके अलावा आपका प्यारा भारत भी आपका एससीओ का सदस्य देश है। उसके बाद आपको रूस याद रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर चीन याद रखना है। क्या याद रखना है, चीन। एससीओ जो है, एससीओ के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो एससीओ के जो हेडक्वार्टर्स है वो बीजिंग चाइना में है। कहाँ पर है, बीजिंग चाइना, बीजिंग चीन में इनके हेडक्वार्टर्स है। याद रखेंगे आप लोग कि बीजिंग चीन में एससीओ के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपके याद रखिएगा कहाँ पर है। ठीक, उसके बाद मैंने आपसे बेसिकली बात कही है कि जो आपका 2023 है, इसमें एससीओ के शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा रहेगा, तो ये हमारा प्यारा भारत रहेगा। कौन रहेगा, हमारा प्यारा भारत रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा प्यारा भारत एससीओ का सदस्य देश है। ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको बताया है एससीओ में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या टोटल 9 है, जिनमें से 9वां जो बना है वर्तमान में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बना है ईरान। बाकी की 8 आपको मैंने बता दी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जमूरी का आयोजन कहाँ पर आपका होगा, तो मतलब हुआ है ये कहना चाहिए मुझे। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, आपके राजस्थान में हुआ है। कहाँ पर, राजस्थान में हुआ है, याद रखिएगा। राजस्थान, राजस्थान में कहाँ पर, राजस्थान में हुआ है पाली में। ठीक है, राजस्थान में कहाँ पर हुआ है, पाली में हुआ है। ठीक, राजस्थान, राजस्थान में कहाँ पर हुआ है, पाली में हुआ है। ठीक, सो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जमूरी का आयोजन कहाँ पर हुआ है, राजस्थान, पाली में हुआ है। आई विश आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। यदि आपके मन में कोई डाउट होता है देन आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछेंगे
और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना आप लोग नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।